Hello and welcome to this edition of Daily News Digest (DND). Before going to the detailed discussion of various UPSC related articles from the newspaper, I would like to mention that the importance of this day, 8th of December. So the day is important because in 1967, December 8th, the first submarine INS Kalvari was inducted into the Indian Navy. It marked a significant milestone in strengthening India's naval capacity and capabilities in maritime security. तो हम इसलिए इस डे को important मानते हैं. Then going into the article, I think आज के जो न्यूज़पेपर में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है, which I will share here. As you can see, the article is related to the demand of the MSME stakeholders in the pre-budget discussions and pre-budget meet. So यहाँ पर हम जैसे देखते हैं कि इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है और यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये कितना इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज दिस डेफिनेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. इस पे पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पुट किया है कि हम किस उसको इंडस्ट्री को हम माइक्रो में कंसिडर करेंगे, किसको स्मॉल में, किसको मीडियम एंटरप्राइज में कंसिडर करेंगे. तो इसके लिए आई विल शो यू हियर. यू कैन सी गवर्नमेंट वेबसाइट पे इसकी डेफिनेशन दी गई है जो रिवाइज किया था जिसको 2020 में. तो इस डेफिनेशन के हिसाब से यू कैन सी द कंपोजिट क्राइटेरिया विच इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड एनुअल टर्नओवर. तो दो क्राइटेरिया के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं. सो फॉर एग्जांपल इफ वी आर, पहले क्या होता था कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी एंड सर्विस सेक्टर सर्विस बेस्ड कंपनीज थी, दोनों का डेफिनेशन अलग अलग होता था. नाउ फ्रॉम यू कैन सी द न्यू डेफिनेशन, दोनों को एक ही बना दिया गया है और दोनों का क्राइटेरिया सेम. माइक्रो का हम देखें तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन 1 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 5 करोड़. सिमिलरली स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करें तो इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 10 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 50 करोड़. इन मीडियम की हम जब बात करें तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट इन मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन 50 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 250 करोड़. सिमिलर टॉपिक पे यू कैन सी हियर एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पुट किया था 2023 नए डेफिनेशन के ऊपर इन प्रीलिम्स. इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006, द मीडियम एंटरप्राइज आर दोज विथ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी बिटवीन 15 करोड़ एंड 25 करोड़. तो अगेन ये क्राइटेरिया के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. तो हमारे लिए एमएसएमई के डेफिनेशन इस पर्टिकुलर आर्टिकल से हम देखें तो इम्पोर्टेंट है. Next thing which is important here is the demand for this production linked incentive scheme. तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल में जो एमएसएमई सेक्टर्स की डिमांड है which includes technology upgrade and production linked incentive scheme for this MSME sector, कि ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बजट में गवर्नमेंट इन चीजों को इंक्लूड करे. नेक्स्ट जो है कुछ चीजें डिस्कस की है वो है सजेशंस लाइक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल विच शुड बी लिंक टू उद्यम रजिस्ट्रेशन. तो ये दोनों चीजें क्या होती है स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. जीएम पोर्टल क्या है एंड देन उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है. तो जीएम पोर्टल की हम जब बात करें तो ये एक प्रोक्योरमेंट पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जिसके थ्रू एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड, जिसमें कंपनीज जो गवर्नमेंट बेस्ड कंपनीज हैं या गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो जो भी प्रोक्योर करता है इस पोर्टल के थ्रू प्रोक्योर करता है. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट्स को देखना चाहिए. इसमें कभी हम डिस्कस करें तो हियर यू कैन सी उद्यम रजिस्ट्रेशन. उद्यम रजिस्ट्रेशन होता क्या है, तो यू शुड फर्स्ट नो द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाय नोटिफिकेशन इंट्रोड्यूस दिस यूनियन उद्यम रजिस्ट्रेशन इन and it is based on the composite criteria of again the investment and turnover for classification of MSMEs. इसमें होता क्या है, 3 पॉइंट हमें याद रखने की. एनी पर्सन हु इंटेंड टू एस्टैब्लिश एमएसएमई इंटरप्राइज में फाइल उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन इन दी उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल. सो ये इसका पहला इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन विद नो रिक्वायरमेंट टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ. सेकेंड, ऑन रजिस्ट्रेशन the particular registration, the company or the enterprise would get the Udyam registration number, which is unique to that particular
enterprise. Then again, the e-certificate, namely उद्यम registration certificate, shall be issued on completion of the registration process. तो ये कुछ प्रोविजंस है, इसके याद रखना है हमें, उद्यम रजिस्ट्रेशन होता क्या है। देन एमएसएमई की डेफिनेशन क्या है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, जीईएम पोर्टल। तो ये तीन चीजें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है। पीएलआई एल, ये होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स के, ये पर्टिकुलरली किस किस इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है और गवर्नमेंट ने किन किन इंडस्ट्रीज के लिए लॉन्च किया है। तो ये उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिस्ट कभी नहीं पूछती, बट इस पर्टिकुलर जो स्कीम है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, एंड आई वुड लाइक नाउ टू इनवाइट गौरव सर टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन। थैंक यू सर। सो एक आर्टिकल है आज मेरे तरफ से द हिंदू से। दिस आर्टिकल पर्टेन्स टू योर डोमेन ऑफ साइंस एंड टेक, एंड this article is all about a new method that has been like a new study has been conducted. So a new sort of study was conducted which proved that malaria can be prevented by genetically modifying the पैरासाइट इटसेल्फ। तो उससे पहले क्या अप्रोच था, उससे पहले इसमें तीन अप्रोचेस दिए हुए हैं, हम देखते हैं उसको, और अभी नया अप्रोच जो है वो पिछले अप्रोचेस से कैसे डिफरेंट है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो स्टार्ट है, 2 वैक्सीन्स अगेंस्ट मलेरिया हैव बीन इन रोल्ड आउट इन सम कंट्रीज इन अफ्रीका। तो यू शुड नो दैट 2 वैक्सीन, जो एक R21 मॉस्क्यूरेक्स एक करके आ रहा होगा, ये न्यूज़ में है, ऑक्सफोर्ड ने बनाया और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको प्रोड्यूस किया है, एंड इट हैज़ बीन लाइक, इसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह हैं वो आइवरी कॉस्ट में चल रहे हैं। उससे पहले ग्लैक्सो से रिलेटेड एक और था, वो भी RTS करके कुछ नाम था, वो भी इन ट्रायल था। तो ये 2 वैक्सीन की बात कर रहा है। ओके, सो कमिंग टू द लाइक व्हाट वर द अप्रोचेस ऑफ कंबाटिंग मलेरिया बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन। Scientists have been using genetically altered mosquito to stop the spread of malaria. One is to release the radiation sterilized male mosquitoes to prevent eggs from hatching. अब अगर हम रेडिएशन देते हैं तो रेडिएशन से यू ऑल नो म्यूटेशंस कॉज होता है, और उससे हम इस ऐसे कंट्रोल वे में रेडिएशन देते हैं कि वी विल डू म्यूटेशन इन सम सॉर्ट ऑफ लाइक, वो जीन का रीजन जो एक तरह से एग प्रोड्यूस करता हो वो म्यूटेट हो जाए, एंड इट विल प्रोड्यूस ओनली स्टरलाइज्ड एग। अगर स्टरलाइज्ड एग होगा तो अर्ली जो मॉस्किटो का रिप्रोडक्शन है वो रुक जाएगा। दूसरा अप्रोच क्या था, अनदर इज इंजीनियरिंग मॉस्किटो दैट स्लो द ग्रोथ ऑफ मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट इन द गट, देयर बाय प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन। तो जो मॉस्किटो का गट है उसमें ही उसका जो एक तरह से रिप्रोडक्शन है और उसका ग्रोथ है वो स्लो हो जाए। इससे आपको और भी जानना है कि कौन कौन से स्ट्रेन हैं पैरासाइट्स के जो मलेरिया कॉज करते हैं। इसमें दो हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फ्लैकीपेरम। ये फ्लैकीपेरम ज़्यादा इन्फेक्टिव होता है, तो ये सब आप कुछ स्ट्रेन देख सकते हैं। एंड थर्ड अप्रोच वाज using genetically modified mosquito that can spread resistance to malaria causing parasite by thriving and mating with wild type mosquito। कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाई एक इस पैरास मॉस्किटो को किया जो वाइल्ड टाइप से म्यूट एक तरह से मेट करेगा, एंड अपना जो रेजिस्टेंट जीन है वो वाइल्ड टाइप को ट्रांसफर कर देगा, जिससे वो इनएफेक्टिव हो जाएगा फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। नाउ व्हाट, in a radical approach, scientists have shifted their focus from genetic modification of malaria causing mosquito to malaria causing parasite। तो उन्होंने क्या किया है कि पैरासाइट को इस तरह से उन्होंने जेनेटिकली engineer किया है कि when your parasite will enter your body, instead of causing infection, it will prime the immune system itself। कि वैक्सीन जिस तरह से काम करता है वो उस तरह से काम करेगा। नेक्स्ट में अगर आपको एक तरह से बाइट लगता है मलेरिया पैरासाइट का, मॉस्किटो का, तो इम्यून सिस्टम विल बी रेडी विथ एंटीबॉडीज टू कॉम्बैट दैट। तो इन्होंने इस तरह का इंजीनियस एक मेथड डिवाइस किया है। सो they have genetically modified malaria causing parasites so that parasite do not cause disease. Instead, they prime the immune system during the initial stage of their life cycle in the liver and before they enter the bloodstream. Malaria causing parasite cause infection and symptoms begin to show only when they मूव इन ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द लीवर स्टेज। तो आपको पता होना कि मलेरिया जब पहले इंटर करता है वो लीवर में जाता है, उसका एक स्टेज होता है। ओनली व्हेन इट गेट्स इनटू ब्लड यू आपको सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं। इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। जब तक वो लीवर में होता है दैट इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। द प्राइमिंग ऑफ इम्यून सिस्टम लाइक इन द केस ऑफ वैक्सीन बाय द
genetically modified malaria parasite shields the individual when malaria causing mosquitoes bite them later। तो वही बात है, वैक्सीन की तरह ये काम करेगा। नया एक जो ट्रायल किया गया है, वाइल द जेनेटिक मॉडिफिकेशन है वो मलेरिया पैरासाइट को तो किल कर देता है बाय कंप्लीटली अरेस्टिंग देयर ग्रोथ ऑन द डे 6 ड्यूरिंग द लीवर स्टेज लेटर। और वो अल्टीमेटली मलेरिया का डेथ हो जाता है, जो पैरासाइट है उसका डे 6 में डेथ हो जाता है, बट इट प्राइम द इम्यून सिस्टम सो दैट नेक्स्ट टाइम योर इन्फेक्शन अकर्स, नेक्स्ट टाइम योर बाइट अकर्स, इट आवर इम्यून सिस्टम इज रेडी टू फाइट दैट। उससे पहले ऐसे कुछ नहीं हो रही थी, एक तरह से जो अप्रोचेस थे वो इससे डिफरेंट थे। ठीक है, तो इन्होंने एक तरह से स्मॉल ट्रायल किया है 50 लोगों में, और इसकी इफिकेसी काफी पाई गई, क्लोज टू 90% एफिकेसी पाई गई। 3 ग्रुप्स किए गए। एक को उन्होंने, इसमें दो तरह का था, इसमें दो तरह है। एक जो 6 डे पे जिसका डेथ हुआ, और इसका जो एक लीवर में फर्स्ट डे पे जो डेथ हुआ, दो तरह के इन्होंने ट्रायल किए। तो इन्होंने ये पाया जो 6 डे और फर्स्ट डे का जो एक तरह से डिफरेंस था, वो एज सच एंटीबॉडी प्रोडक्शन में कुछ ज्यादा नहीं था। इट वाज सेम, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में सेम था, बट व्हाट वाज डिफरेंट वाज लाइक टी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट। अब आपको समझना चाहिए कि इम्यून सेल जो है वो दो तरह के सेल से बनते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, टी सेल्स आर लाइक साइटोटॉक्सिक सेल्स जो कि सेल डेथ को टारगेट करते हैं, दे डायरेक्टली अफेक्ट द सेल। और वो एक तरह से, और बहुत सारे एक तरह से बी सेल के साथ उनका ट्रांसमिशन होता है कि साइटोकाइंस का प्रोटेक्शन हो पाए, और बहुत सारे एक तरह से वो एक रिले नेटवर्क का काम करते हैं। ठीक है, तो इट इज ऑल वेरी गुड आर्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइक योर GS पेपर 3 और प्रीलिम्स के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे ये आर्टिकल लगा है। एंड इसमें मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। आप ये मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है ये आप देख लीजिए। पहले जो ये मलेरिया ने, एक जो पैरासाइट है मॉस्किटो है, उसने बाइट किया ह्यूमन को, वो लीवर के अंदर जाता है, वो स्पोरोजाइट्स जो स्टेज होता है वो इन्फेक्शन का स्टेज होता है। उसके बाद उसका एक माइटोटिक रेप्लिकेशन होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन होता है, नंबर्स बढ़ते हैं, लिवर सेल रप्चर होता है, देन इट गेट्स इनटू ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में आता है, वो रेड ब्लड सेल्स में वो हार्बर करते हैं, और इसी से ये इंक्यूबेशन स्टेज हो है वहाँ, यहाँ पे हमको पता चलता है कि मलेरिया का हमको बुखार वगैरह आना स्टार्ट होता है। देन उसके बाद इस स्टेज में अगर कोई आपको, और लेट से अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो अगर आपको बाइट करता है, तो उसमें ये स्टेज जो सीजन स्टेज है ये इसके अंदर जाता है। फिर यहाँ पे इसका एक तरह से इसके गैमेट्स बनते हैं, एंड देन होल साइकिल ये जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ये जो दो नए वैक्सीन है R21 वगैरह, ये स्पोरोजोइट स्टेज जो है इसको वो इनहिबिट करते हैं। सो आई थिंक इट इज़ वेरी गुड आर्टिकल। और ये आपको ये मलेरियल पैरासाइट का एक तरह से रिप्रोडक्शन साइकिल वगैरह भी आपको देख लेना चाहिए इससे। और ये दो तीन जो मैकेनिज्म्स हैं, और ये जो चौथा मैकेनिज्म है, इसको आप देख लीजिए। और आई थिंक हाउ द इट ईच sort of approaches vary with each other is important. So this is basically all from my side. Now I'll invite Manisha to carry forward this discussion. Yes. Actually, I have also one article and it's about the plastic ban. तो अभी जो रिसेंटली फिफ्थ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमिटीज का जो बैठक हुआ था बुसान साउथ कोरिया में, तो दिस कमिटी फेल्ड टू मीट इट्स मैंडेट। तो इसका मैंडेट क्या था? इट्स मैंडेट वाज टू एस्टेब्लिश ए लीगली बाइंडिंग ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, क्योंकि प्लास्टिक पॉल्यूशन कहीं ना कहीं ये एक मेजर पॉल्यूशन है और इसका इम्पैक्ट वाइड स्प्रेड हम देख रहे हैं। तो इस आर्टिकल में हम कुछ बहुत अच्छे डेटा है जो प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड है और ये फेल क्यों हुआ, ये जो कमिटी का ये था जो फिफ्थ कमिटी का बैठक था, ये फेल क्यों हुआ, इससे रिलेटेड बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन है। तो इन द फर्स्ट पार्ट दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट व्हाट इज द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रेटी। तो इसमें क्या है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली ने 2022 में ये रिजॉल्व लिया कि वी वांट टू एंड द पॉल्यूशन प्लास्टिक पॉल्यूशन, and for that they have constituted this committee INC ki by 2024 we will negotiate a treaty that is legally binding, or there will be consensus of all the member states. So initially there was many countries were enthusiastic and they use various you can say कि steps. For example, इंडिया ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसको 2022 में बैन किया। However, there are certain group of countries they are reluctant to limit the प्रोडक्शन ऑफ दिस प्लास्टिक। तो इसके पीछे जो रीजन ये है कि दीज आर कंट्रीज जो मेनली है ये पेट्रो स्टेट कंट्रीज हैं,
एंड दूसरी ये है जहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत ज्यादा है, वैसे कंट्रीज है, एंड दे आर थिंकिंग कि इफ दे आर गोइंग टू agree on this legally binding treaty, so it is going to hamper their industry, it is going to impact their export, so because of that they are not supporting this treaty. So इसमें now in the second part this article is talking about कि how bad is the problem of plastic pollution. तो इसमें एक डेटा है जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का है। अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, जो प्लास्टिक वेस्ट का जनरेशन है, इट हैज बीन थ्री फोल्ड बिटवीन द पीरियड ऑफ 1970 टू 1990। और अगर ये करेंटली की बात करें, करंटली वी आर प्रोड्यूसिंग अराउंड 400 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एवरी ईयर, और ये जो वेस्ट है इट में रीच अप टू द 1100 मिलियन टन्स बाय 2050। तो जो ये ओवरऑल प्रोडक्शन है ये डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, वी आर इंक्रीजिंग लॉट्स ऑफ वेस्ट ऑफ प्लास्टिक ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो इकोसिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है, पॉल्यूशन का क्रिएट कर रहा है, कहीं ना कहीं लीचिंग हो रहा है जिसके कारण ग्राउंड वाटर में इसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है, मैरीन लाइफ स्टाइल में मैरीन वर्ल्ड में जो भी लिविंग मैरीन के जो भी एनिमल्स है उनमें देखा जा रहा है। तो एक इसके बाद इसमें एक डेटा आता है कि अप्रोक्सीमेटली 36% ऑफ ऑल प्लास्टिक प्रोड्यूस आर यूज इन पैकेजिंग। पैकेजिंग में हम यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक की हम बात करें तो इसका यूज वेरियस फॉर्म ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। और उसमें जो 98% का जो सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए हम प्रोड्यूस करते हैं, फॉर दैट वी आर यूजिंग फिश फॉसिल फ्यूल और वर्जिन लाइव स्टॉक फीड स्टॉक। और जो वर्जिन फीड स्टॉक और ये जो हम फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो कार्बन बजट में है, बाई 2040 इट विल बी इन द रेंज ऑफ 19%। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जो हम प्लास्टिक को कलेक्ट करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं, रिसाइकलिंग करने की जो प्रक्रिया होती है, ड्यूरिंग दैट वी आर एक्सपेंडिंग इन द रेंज ऑफ 80 to 120 बिलियन एवरी ईयर। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कहीं भी मेंस के एग्जाम में कोट कर सकते हैं। अलोंग विद दैट इन द थर्ड पार्ट दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द रिलेटेड टू दिस ट्रीटी। तो इंडिया हैज नॉट सपोर्टेड दिस ट्रीटी इन टोटल, है ना। और उसके लिए इनका रीजन जो दिया इन्होंने कि अनेबल टू सपोर्ट एनी मेजर्स टू रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर्स एज इट हैज लार्ज इम्प्लीकेशन इन रिस्पेक्ट टू राइट टू डेवलपमेंट ऑफ मेंबर स्टेट। तो इंडिया को लग रहा है कि कहीं ना कहीं राइट टू डेवलपमेंट को ये इम्पैक्ट कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इंडिया इज नॉट सपोर्टिंग इट इन टोटालिटी। उसके बाद से यहाँ पे जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे नरेश पाल, उन्होंने उन्होंने एक कमेंट दिया जिसमें ये था कि India has always been committed to principle of consensus in decision making in respect to substantive matter under multilateral environment agreement। कि जहां भी consensus की इंडिया इज कमिटेड टू डिसीजन मेकिंग, जहां पे कंसेंसस बिल्डिंग की बात हो रही है वहां पे इंडिया ऑलवेज स्टैंड बाई करता है, वहां पे सपोर्ट करता है। इन अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया की अब इन्होंने अपना पक्ष रखा कि वी हैव ऑलरेडी बैंड 22 kinds of single use plastic and put it place the extended प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजीम। ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजीम, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि ये क्या है, तो ये आप इसको देख सकते हैं। तो इस स्कीम के तरह क्या होता है कि कंपनीज को जो है ना, गवर्नमेंट फोर्स करती है कि वट एवर प्लास्टिक यू आर प्रोड्यूसिंग यू हैव टू कंट्रीब्यूट इन द रिसाइकलिंग ऑफ दोज प्लास्टिक ऑल्सो। उसके साथ साथ एक और डेटा है इंडिया का जो ये था, इंडिया व्यू कॉल टू कट प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड regulated supply as keen to introduce barrier to trade। इंडिया को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर हम इस कंसेंसस में इस ट्रीटी को लीगली बाइंडिंग ट्रीटी को अगर हम साइन करते हैं तो कहीं ना कहीं इट विल वर्क एज ए ट्रेड बैरियर, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो इंडिया इज नॉट सपोर्टिंग दिस ट्रीटी। तो यहाँ पे लास्ट पार्ट में ये आर्टिकल बात करता है कि इज दिस द एंड ऑफ द रोड। तो क्या ये खत्म हो गया, ये ट्रीटी अब होगा नहीं। तो हम वी ऑल नो कि वेन एवर वी आर building a consensus on any important issue तो it takes time। तो इस लास्ट पार्ट में इसमें इस आर्टिकल ने कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे कि
स्कोप का दिया है, उसके बाद CO2 इमिशन के लिए कैसे बहुत लंबे टाइम तक निगोशिएशन होती रही, एंड देन आफ्टर वी रीच टू द कंसेंसस। तो ठीक है, इसमें अभी फिफ्थ राउंड फेलियर है, बट 5.2 राउंड इज प्रपोज टू बी पाइपलाइन में है, हो सकता है कि उसमें उसमें कुछ कंसेंसस बने। तो वी आर होपफुल एंड वी मस्ट बी होपफुल, बिकॉज कहीं ना कहीं प्लास्टिक इज ए मेजर चैलेंज फॉर आवर एग्जिस्टेंस। तो दिस इज द बेसिक टेक अवे ऑफ दिस आर्टिकल। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया, फॉर जैसे इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्वेश्चन आया था 2019 में। ऐसे ही नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ये भी टॉपिक्स पॉल्यूशन से ही रिलेटेड है। मेंस की बात करें तो 2018 में क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स इन डिस्पोजिंग द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डिस्कार्डेड सॉलिड वेस्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट पॉल्यूशन से रिलेटेड ही है, तो 3 क्वेश्चन ये आए हुए थे। एक दूसरा आर्टिकल है, एंड दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू रिसेंट रिपोर्ट ऑफ RBI, जिसमें इन्होंने कहा है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ड्रॉप मार्जिनली, हाउस होल्ड एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू राइज। इससे 2 दिन पहले एक न्यूज आया था, उसमें जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे इंडिया के, उन्होंने हाईलाइट किया था कि वाई द ओवरऑल इकोनॉमिक जो ग्रोथ है जो 7th क्वार्टर में क्यों डीप किया है, 5.2 पे क्यों आया है। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है। जो जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन है दैट इज नॉट गुड, employment scenario is also not that much good, and overall price stability and इनकम एंड एक्सपेंडिंग अक्रॉस द मेजर सिटीज ये डीप किया है। तो अगर हम बात करें जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन की, तो अभी जो GDP ग्रोथ है 3rd क्वार्टर में दैट इज द 7th लो। जो पिछले 7 कंजिक्यूटिव क्वार्टर था उसमें सबसे लो रिपोर्ट किया गया था। एम्प्लॉयमेंट सिनारियो से रिलेटेड ये है कि कोविड के बाद वी आर वी आर गोइंग इनटू द कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहां पे क्या होता है कि सैलरी वेजेस उस लेवल पे नहीं बढ़ रहे, बिकॉज ऑफ दैट डिमांड इज गेटिंग स्क्वीज। ओवरऑल प्राइस की बात करें तो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, और जो वेज का बढ़ने का लेवल है वो इन्फ्लेशन के रेंज में नहीं है। वेज नहीं बढ़ रहा है, बट इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो डिमांड इज गेटिंग स्क्वीज, एंड पीपल आर होल्डिंग कैश ऑल्सो, बिकॉज दे आर थिंकिंग कि इफ इन्फ्लेशन इज गोइंग इन सच रेंज एंड वी आर नॉट गेटिंग दैट मच मनी, तो इन्वेस्टमेंट पे भी कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। पीपल आर होल्डिंग कैश, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग दैट मनी। तो इस आर्टिकल को आप पिछले 2 दिन की पहले की जो आर्टिकल्स है उससे रिलेट करके पढ़ सकते हैं, मेंस के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है। So this is all from my side, and with this, I would like to conclude today's session. Thank you all.